हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। आईसीआई स्पॉम सेट बी कॉस्ट केस स्टडी सॉल्यूशंस 41 तक हो गई थी हमारी, तो केस स्टडी 42 से शुरू करते हैं। इंडियन पेट्रोन्स लिमिटेड आईपीएल इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर टू रिड्यूस कॉस्ट टू कंटेन इन्वेंटरी एंड टू improve सर्विस. IPL's costing department has recently undertaken a decision to implement a JIT system. The management of IPL is convinced of the benefits of their changes, but however, the supplier manages Mr. Bryan has voiced concerns regarding the costing department decision. He said, "We have been driven by suppliers for years. They would insist that we could only purchase in thousands, that we would have to wait weeks, or that they would only deliver on Mondays." बेसिकली मिस्टर ब्राइन जो है सप्लाईज मैनेजर, वो जीआईटी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो बट वो बोलता है कि हम परचेज थाउजेंड्स में खरीदेंगे, वेट करना पड़ेगा और मंडे को डिलीवर करेगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज, लॉन्ग लीड टाइम्स होता है, फिक्स डिलीवरी शेड्यूल से दीज हाईलाइट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन. The management confident in implementing a JIT system is a way forward. JIT, however, does not address Mr. Brand's concern before implementing this decision. तो मिस्टर ब्रांड के कुछ क्वेश्चन है कि हमें जेट लगाना चाहिए नहीं लगाना जेट सिस्टम को, तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट द मेन रीजन फॉर आईपीएल कॉस्टिंग डिपार्टमेंट टू डिसाइड ऑन इम्प्लीमेंटिंग अ जेट सिस्टम to increase marketing expenditure, to reduce cost, control inventory, improve service, to expand into international market, to increase product diversification. अगर उसका जैसे कंसर्न है यहाँ पे कि थाउजेंड पे खरीदते हैं, वीक्स वेट करना पड़ता है, मंडे को डिलीवर करता है। अब यहाँ पे यार कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए और सर्विस को अपनी इंप्रूव करने के लिए जेट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जेट का भी जो मोटो तो होता है वो भी यही होता है कि हमें जब भी सप्लायर से माल चाहिए और सप्लाई पास होना चाहिए, जब भी हमें माल चाहिए कॉल करा भाई माल भेज दे, वो भेज देगा। ये होता है जेट में। बेसिकली इज द ट्रस्ट बिटवीन सप्लायर एंड द कंज्यूमर, जो भी उसको कंज्यूम कर रहा है, सप्लायर जहाँ से माल आ रहा है। बट द मेजर कंसर्न एक्सप्रेस बाय द सप्लाईज मैनेजर मिस्टर ब्रायन regarding the shipment, उसका क्या कंसर्न है? The company lacks proper costing data, imply the exchange suppliers are unwilling to deliver in small frequent lots, the accounting system cannot record its transactions. सप्लायर, उसका मेन कंसर्न है कि सप्लायर जो है हमें स्मॉल में और फ्रिक्वेंटली हमें लॉट्स में देता रहेगा नहीं देता रहेगा, जब जब भी जरूरत पड़े उस टाइम पे वो हमें प्रोवाइड कर देगा नहीं कर देगा। उसका मेन कंसर्न तो यही है। चिट में होता भी यही है, अगर वही चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा चिट जो सिस्टम है वो फेल हो कर जाएगा। सप्लायर्स आर अनविलिंग टू डिलीवर इन स्मॉल फ्रिक्वेंट लॉट्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following best describes a key requirement for successful implementation? Supplier subtract delivery payments, supplier providing large batch delivery low prices, supplier delivery frequently in small exit quantities, supplier maintaining high level of buffer inventory. सब उसका मेन क्या होता है कि भाई इतना हमें सपोज 1000 क्वांटिटीज चाहिए, 1000 क्वांटिटीज आई, हमने प्रोडक्शन में डाल दी, तो उसमें स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, हमें इन्वेंट्री रखनी नहीं पड़ती, जैसे हमें जो रिक्वायरमेंट है वो भेजेगा और हम सीधा प्रोडक्शन अपना में डाल देंगे। तो वही उसका की रिक्वायरमेंट है। अगर जब ये चीज़ पॉसिबल है तो जेट इम्प्लीमेंट आपका सक्सेसफुल होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सप्लायर डिलीविंग फ्रिक्वेंटली इन स्मॉल एग्जैक्ट क्वांटिटीज. Why would supplier restrictions such as only delivering on Mondays be problematic under JIT? अगर खाली सप्लायर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि मैं खाली डिलीवरी मंडे को डिलीवरी करूंगा, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इट वुड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इट अलाउज बल्क परचेसिंग डिस्काउंट, इट प्रिवेंट कंटिन्यूस फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन फ्लो, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन विद वीकली शेड्यूल्स. अगर वो बोल रहे हैं कि मंडे को प्रोवाइड करूंगा, अब सपोज हमारे पास सिर्फ सैटरडे को पूरा जितना भी हमारे रॉ मटेरियल था, इन्वेंट्री थी, सब कब खत्म हो चुकी है, तो हम कैसे यूज करें? अब हमें संडे मंडे प्रोडक्शन करना, मंडे को माल आएगा, तो एक दिन तो बीच में है, तो कैसे चलेगा उस चीज़ में फिर? तो इसलिए क्या प्रोवाइड कर, कैसे प्रॉब्लम क्या आएगी? कंटिन्यूस एंड फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन फ्लो है, जो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, हम फ्लेक्सिबिलिटी जब भी हमें जरूरत थी उस टाइम पे वो काम नहीं कर सकते। इस वजह से प्रोडक्शन आगे डिले होगा, जो हमें आगे माल कंज्यूमर तक को पहुंचाना है, तो इस वजह से डिले इन दी सर्विस. तो इट प्रिवेंट कंटिन्यूस फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन फॉर, अगर वो सप्लाई रेस्ट करते हैं खाली मंडे को ही प्रोवाइड करूंगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बट द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ सप्लायर्स आर नॉट कोऑपरेटिव अंडर जेट. क्या आउटकम होगा? सप्लायर्स कोऑपरेटिव नहीं है. लोअर सेटअप टाइम ड्यू टू इन्वेंट्री कॉस्ट, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, इंक्रीज लीड टाइम. लोअर सेटअप टाइम, ये तो इसका फायदा है अगर वो कोऑपरेटिव करता है. रिड्यूस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट लगती नहीं, जितना माल चाहिए उतना आ जाता है, हम सीधा प्रोडक्शन में डाल दें. प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होगी क्योंकि हमारा प्रोडक्शन में डिले नहीं होगा. और इंक्रीज लीड टाइम में इससे रिलेटेड नहीं है. एंड इंक्रीज ये होगा अगर वो कोऑपरेटिव नहीं है सप्लायर इसमें, तो लीड टाइम बढ़ेगा, प्रोडक्शन में आगे डील होगा, जो हमने फोर्थ में पढ़ा है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. जो द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जेट. It relies on maintaining high safety stock. It requires close coordination, trust between buyer and supplier. It focuses mainly on marketing efficiency. It encourages bulk purchasing to get discounts. क्या होना चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट? क्लोज कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट होना चाहिए बायर और सप्लायर के बीच में.
अगर वो बोलेगा कि भाई मेरे को माल चाहिए, आप मेरे को प्रोवाइड कर दो, बिजनेस क्या है, बेसिकली ट्रस्ट पे चलता है बिजनेस। अगर वो कोऑर्डिनेशन पे, उनका कोऑर्डिनेशन ट्रस्ट अच्छा है, तो उनका जेट इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल रहेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। From a strategic viewpoint, what changes must IPL make before fully adopting JET? Replace traditional costing with activity-based costing, replace traditional costing with ERP system, replace traditional costing with target costing, develop long-term supplier partnership, exploring flexible deal। सबसे पहले उसको अपना लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करनी चाहिए सप्लायर के साथ, कि भाई जब जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मेरे को माल दे देगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, जब जाके उसका जेट जो है सक्सेसफुल माना जाएगा। डायरेक्ट आंसर दे रखे हैं, आप कोई भी इजीली पढ़ के कर सकते हो ये। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडरिंग द करंट सप्लायर्स बिहेवियर, इज मिस्टर ब्राइन कंसर्न जस्टिफाइड? No, because suppliers largely reduce cost. No, because it does not depend on supplier coordination. Yes, because it increases cost in short term. That because सप्लाई इनफेक्शन पैटर्न जेआईटी सक्सेस। अब वो ऊपर कह रहा है कि मैं मंडे को दूंगा, फिक्स शेड्यूल डिलीवरी रहेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, सब सप्लाई इनफ्लेक्सिबल है, सप्लाई फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसकी वजह से जीआईटी जो जीआईटी सक्सेस नहीं हो पाएगा। इस वजह से थ्रेटन जीआईटी सक्सेस, बिकॉज सप्लाई इनफ्लेक्सिबल थ्रेटन जीआईटी सक्सेस, दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ द ब्रांड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, case study 43. Your Bank Limited was established on 30th September 1940 under the provisions of Cooperative Societies Act by the eminent professionals to encourage self-help, thrift, cooperation among the members. Bank was issued banking license under Banking Regulation Act 1949, October 25, 1986, to carry out the banking business with the national capital. Since then, the bank has been growing continuously. At present, bank has large number of membership of individuals from different scenarios. The bank has 12 branches in the NCT of Delhi. Bank offers traditional counter service. Opening hours are designed to coincide with local market delays. Border operated from growing popularity of new style banks. These banks offer diverse range of service such as direct access to executive management, a single point of contact, coordinate all banking needs, appointment banking, save time, pre-online banking, free unlimited ATM access. It also may decide bank will focus on what customers want and will use a balanced scorecard to achieve this goal. मेरे को ना इस वाली केस स्टडी से एक बैंक का याद आता है, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। अगर किसी का अगर बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो प्लीज कमेंट में बी वाई लिखना, क्योंकि मेरा भी इसमें अकाउंट है। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया की सर्विसेज अब जाके थोड़ी सी बेटर हुई हैं। इनका पहले ऑनलाइन सिस्टम पोर्टल बहुत बेकार था, 24/7 बैंकिंग सर्विसेज भी नहीं थी इसकी, एटीएम एक्सेस भी ऐसा कुछ खास नहीं था इनका, तो काफ़ी चीज़ इनकी में इम्प्रूव करा है। तो मेरे को लगता है ये केस स्टडी उसी के बेस पे बनी है ये। तो इसमें बेसिकली ये बोला है कि बैंक के पहले जो फिजिकल ट्रांजेक्शन करता था, उसने डिजिटली ट्रांजेक्शन कर लिया। पहले उसका लिमिटेड आवर्स रहते थे, 24/7 बैंकिंग सर्विस, अनलिमिटेड एक्सेस है, एटीएम एक्सेस है, बैंक की ब्रांचेस ज़्यादा हो गई हैं, और ट्रेडिशनल आवर्स नहीं है, डिजिटलाइज कर दिया इसने काफ़ी। तो उसके बेसिस में क्वेश्चन पूछे हैं। द प्राइमरी रीजन फॉर योर बैंक लिमिटेड adopting the balanced scorecard approach was declining implied moral, competitive pressure of customer-centric bank, rising loan default rates, statutory और regulatory requirements। अब क्या हो रहा है, जितने भी अब बैंक देखो, नए बैंक आ रहे हैं, स्मॉल साइज बैंक आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, डिजिटल ला रहे हैं। आप कोई भी बैंक देखोगे, वो बोलेगा डिजिटल खोल लो, ऑनलाइन अकाउंट खोलो, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको बैंक में अब तो ऐसा हो गया कि मिनिमल आपको बैंक में जाने की जरूरत पड़ती है आपके, वरना आधे से ज़्यादा काम आपके ऑनलाइन ही हो जाते हैं सारे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, क्या क्या कर रहा है वो, जो कंपटीशन है, इसलिए उसने अप्रोच करा कि बैंक स्कोर कार्ड हम अडॉप्ट करते हैं, जिससे जो अदर बैंक हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे हम compete कर पाए। तो competitive pressure from customer centric bank, that why they adopted the balanced scorecard। तो option B is the correct answer। Which perspective of the cross-selling product existing customer benefits in the balanced scorecard perspective? Financial and customer lending and growth and internal business process, financial lending and growth। अब उसने बोला कि हम सेलिंग प्रोडक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। सपोज कोई एग्जिस्ट कस्टमर है, मैं एग्जिस्ट कस्टमर, वो मेरे को बोल रहा है कि सर आप ना डिपॉजिट्स भी कराओ, तो साथ में आपको म्यूचुअल फंड भी करा सकते हो, साथ में आज ये इंश्योरेंस स्कीम भी है, तो ये भी ले सकते हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। और आजकल ये टर्म इंश्योरेंस का प्लान चल रहा है, इसमें मेडिकल इंश्योरेंस भी साथ में फ्री मिल रहा है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं बैंक वाले। उससे क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, पहली चीज़, कस्टमर रिटेन रहेगा, और उससे जब कस्टमर रिटेन रहेगा, कस्टमर के पास प्रोडक्ट ज़्यादा जाएंगे, तो जो रेवेन्यू पर कस्टमर है वो भी इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनेंशियल एंड कस्टमर आर दी मेन टू बेनिफिट्स अंडर द बैलेंस कार्ड स्कोर परस्पेक्टिव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग मेजर द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। कौन सा इसमें से मेजर करेगा एफिशिएंसी इंटरनल बिजनेस प्रोसेस की? ब्रांच वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, स्टाफ टर्नओवर रेशियो, कस्टमर रिटेंशन रेट, सिस्टम टाइम फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। सिंपल देखो, बैंक किस बेस पे चल रहा है, कस्टमर। अगर कस्टमर रिटेन है तो बैंक चलेगा,
ठीक है, कस्टमर जितने ज़्यादा होंगे इनके पास, जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई के पास, बैंक के पास आज एसबीआई बैंक सबसे बड़ा बैंक है, एसबीआई एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि इनके पास ये लॉयल बैंक है, उनके पास कस्टमर लॉयल है। इनके पास जब जब जुड़ता है एसबीआई, आप बैंक देखोगे अपने घर में मोस्ट किसी ना किसी बड़े ओल्ड एज पर्सन के पास एसबीआई का बैंक जरूर होगा। क्यों? क्योंकि लॉयल बैंक है और सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है, उनको पता है कि क्या है, जान पहचान होती है, तो इस वजह से लॉयल्टी एंड ट्रस्ट सबसे मेन फैक्टर है बैंकिंग बिजनेस में। तो इसलिए कस्टमर रिटेंशन रेट आर द मोर एफिशिएंसी मेजर ऑफ इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। ऑप्शन सी, क्रॉस सेलिंग इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर of customer satisfaction in banking because customers are compelled to buy additional products. Satisfied customer willing to deepen their relationship with the bank. It reduces the need for marketing expenditure. It improves regulatory compliance. क्या करता है? वही मैंने आपको बताया, क्रॉस सेलिंग करेंगे तो कस्टमर, जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनेगा बैंक का, वो काफ़ी अच्छा होगा, ट्रस्ट वर्दी होगा और लॉन्ग टर्म होगा। तो दैट इज दी ऑप्शन बी, satisfies customer willing to deepen the relationship with the bank. Option B is the correct answer. Given the bank's transition to new style banking, जो the following represents learning and growth perspective of for Yes Bank Limited. अगर बैंक का ट्रांजिशन करें न्यू स्टाइल बैंकिंग में, तो कौन सा इसमें ऐसा रिप्रेजेंट करेगा लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव? यस बैंक लिमिटेड। देखो यस बैंक, अभी यहाँ पे क्या होता है, योर बैंक है, यहाँ पे क्या पूछ लिया, यस बैंक। यस बैंक की दे दी है उन्होंने, मैंने आपको पीओआई बताया था ना, यस बैंक का दिया है। Increasing number of digital transactions, opening a new branches, reduce interest and effective upskilling staff in digital relationship management. अगर सबसे पहले बैंक न्यू स्टाइल में जा रहा है, डिजिटल में जा रहा है, तो जिनका एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको क्या करना पड़ेगा, अपस्किल करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जब जाके ही वो डिजिटलाइज अपनी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि डिजिटलाइज में आपको सब चीज़ देखनी पड़ेगी, आपका कोई बग्स नहीं है, ऐप अच्छे से स्मूथली चल रहा है, इंटरनेट बैंकिंग अच्छे से स्मूथली चल रहा है, हर कस्टमर हर चीज़ को एक्सेस कर पा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, सेंट्रलाइज अप्रोच होनी चाहिए। तो डेट्स हमें स्टाफ को अपस्किलिंग करना बहुत जरूरी है। अपस्किलिंग स्टाफ ने डिजिटल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following reflect the learning and growth objective of innovation? Revenue from new financial products, implementing AI tools, number of customers close their accounts, market share percentage. कौन सा इसमें से रिफ्लेक्ट कर रहा है लर्निंग एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ इनोवेशन? रेवेन्यू, इम्प्लीमेंटिंग एआई टूल्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, मार्केट शेयर परसेंटेज। और लर्निंग एंड ग्रोथ जब आप कर रहे हो, डिजिटलाइज कर रहे हो, तो आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा सिक्योरिटी सिस्टम, कि आपके किसी भी कस्टमर के साथ फ्रॉड ना हो, कोई आपके बैंकिंग सिस्टम को हैक ना कर ले। तो सबसे ज़्यादा वो चीज़ जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको एक टिप देता हूँ, दिस इज अदर देन दिस। आप किसी भी बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते हो ना, जिसमें ज़्यादा अमाउंट रखते हो, तो उसमें पता है क्या करना चाहिए? पहली बात तो ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, पहली चीज़। सेकेंडली, आप उसकी जो डेली ट्रांजेक्शन लिमिट है, आप उसको बहुत 1000 रुपीज़ कर दो। सपोज आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए पड़ा है उस बैंक अकाउंट में, तो आप उसमें 1000 रुपीज़ डेली ट्रांजेक्शन लिमिट लगा दो। उतने ही आपका एक दिन में 24 आवर्स में अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है। उससे क्या होगा, आपका बैंक का पैसा निकलेगा ही नहीं, 1000 ही रुपीज़ निकलेगा, तो आप सिक्योर हो। तो ये दिस इज दी फाइनेंशियल टिप। तो इम्प्लीमेंटिंग एआई टूल्स फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, ऑप्शन बी। अंडर द कस्टमर्स परस्पेक्टिव विच मेजर बेस्ट इंडिकेट कस्टमर लॉयल्टी इन द शॉर्ट टर्म? अगर कस्टमर की लॉयल्टी को चेक करना है शॉर्ट टर्म में, तो क्या क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट, ग्रोथ इन डिपॉजिट्स, नंबर ऑफ न्यू लोन एप्लीकेशन फ्रॉम न्यू कस्टमर्स टेकन ऑन बोर्ड, मार्केट शेयर, रिटेल बैंकिंग। देखो, मार्केट शेयर रिटेल बैंकिंग में टाइम लगेगा बढ़ने में, दिस इज द गुड थिंग, बट दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म। मार्केट शेयर जब बढ़ता है, किसी नया बिजनेस जो आता है, फिर उसका थोड़ा मार्केट शेयर होता है, फिर इंक्रीज होता है धीरे करके जब वो नए प्रोडक्ट अच्छी सर्विस देता है। तो रिटेल बैंकिंग उसको मार्केट शेयर बढ़ने में टाइम लगेगा, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। नंबर ऑफ न्यू लोन एप्लीकेशन फ्रॉम न्यू कस्टमर्स, भाई अभी आपने शुरू करा है बिजनेस, एकदम से आप लोन भी इतना नहीं दे सकते ना, पहले तो डिपॉजिट्स लाओ, उसके बेसिस पे तो लोन दोगे। बैंक कहाँ से लोन, पैसा कहाँ से देता है? कस्टमर्स आते हैं 100 कस्टमर्स, भाई वो पैसा रखते हैं बैंक में, उसमें से 10 कस्टमर लोन लेते हैं, तो उनमें से जो डिपॉजिट उसमें से ही लोन देता है। तो न्यू लोन एप्लीकेशन कब देगा? जब वो पहले बैंक डिपॉजिट्स लेगा। तो दिस इज ऑल्सो द शॉर्ट लॉन्ग टर्म। ग्रोथ इन डिपॉजिट्स कस्टमर्स के बेस पे नहीं है। अब एक चीज समझो कि कस्टमर अगर कम भी है, लेकिन कस्टमर्स ऐसे हैं कि जो ज्यादा डिपॉजिट्स रख रहे हैं, तो ग्रोथ डिपॉजिट्स में उस बेसिस पे भी हो जाएगा। तो कस्टमर्स शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता है, ये चीज लॉन्ग टर्म में होगी पहली बात। ये अगर शॉर्ट टर्म में होगी तो कस्टमर कम कस्टमर्स पे भी हो सकता है। नंबर ऑफ अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट, मतलब कि इसमें ये पूछा कि जो क्लोजर रिक्वेस्ट है वो कम हो गई शॉर्ट टर्म में, तो ये इंडिकेट करे कस्टमर लॉयल है, कि भाई कस्टमर को मेरी सर्विसेज पसंद आ रही, कस्टमर को लग रहा है कि हाँ मैं इस बैंक के साथ अपना आगे फ्यूचर देख सकता हूँ।
So that is the correct answer, option A. Why should the bank monitor the number of account closure requests as a customer metric to evaluate teller productivity, to control marketing expenditure, to assess customer retention, service quality, to comply with RBI reporting norms? अगर बैंक मॉनिटर कर रहा है कि अकाउंट क्लोजर हो रहा है, की कस्टमर तो क्या क्या देखना चाहिए? टू evaluate teller productivity, control marketing expenditure, assess customer retention, service quality, comply with RBI reporting norms. भाई वो कस्टमर रिटेंशन देखेगा ना कि कस्टमर को रिटेन कैसे करें, उसकी सर्विसेज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें उसको और अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ों को देखनी पड़ेंगी जब जाके कस्टमर क्या करेगा, रिटेन रहेगा. टू एसेस कस्टमर रिटेंशन सर्विस क्वालिटी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Transitioning bank operation fixed operating time at branches to 24/7 according to balance scorecard, which are the two non-financial perspective undergo drastic change: learning and growth, and IBS, IBP, internal business process, financial internal process, and customer. इसका आंसर है कस्टमर इंटरनल बिजनेस प्रोसेस. अब कौन सा है, बी या डी? एक चीज समझो, पहले आपको अपनी इंटरनल बिजनेस प्रोसेस सही करनी पड़ेंगी. क्या? स्टाफ सही होना चाहिए, एआई टूल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, आपके जो एप्स वगैरह इंटरनेट बैंकिंग वो स्मूथली रन करनी चाहिए. उसके बाद कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलेगी. जब अच्छी सर्विस आप प्रोवाइड करोगे, कस्टमर खुद रहेगा, कस्टमर आपका रिटेन रहेगा, लॉयल रहेगा और लॉन्ग टर्म तक के लिए रहेगा. तो उससे क्या होगा, पहले आईबी अपनी प्रोसेस सही करो, उसके बाद कस्टमर, दिस इज द स्टेप काइंड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो इंटरनल प्रोसेस उनको सही करनी पड़ेगी, कस्टमर फिर रिटेन रहेगा. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Okay, let's study case study 44. ABC Limited is a business advisory company that undertakes market research project for its client and under its consulting division. The newly appointed CEO, Mr. Praveen, wants to make the billing pattern simple and propose to change the pricing coding methodology of the organization. According to his proposal, the target expenditure for each research work to be fixed in consultation with the client, and ABC Limited will receive an additional fee completing the work below the set target expenditure, while it is to bear a proportion of additional cost incurred as a reduction from the consultancy fee in case it overruns the target expenditure. बेसिकली ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर लगेगा वो तो देंगे, लेकिन जो टारगेट एक्सपेंडिचर बनाया है इन्होंने, सपोज 10 लाख रुपीज बनाया, और 10 लाख रुपीज से कम में एक्सपेंडिचर हो गया, तो जितना भी कम में एक्सपेंडिचर हुआ इनका और जो उनके एडिशनल फीस ले रहे हैं, तो सपोज 10 लाख एक्सपेंडिचर बनाया था, 8 लाख में हो गया, 2 लाख मिला, तो 2 लाख में कुछ परसेंटेज फीस डिसाइड करेंगे, जितना भी उनका कॉस्ट सेव हुआ उसका कुछ परसेंटेज इनको जो एडिशनल कंसल्टेंसी फीस मिल रही है उसके साथ अलग से मिलेगा. तो और अगर ज्यादा हुआ तो उनको कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी. तो इसका ये दे रखा है एग्जिबिट, एबीसी लिमिटेड हैज एग्रीड अपॉन टारगेट एक्सपेंडिचर 20 लाख और कंसल्टेंसी फीस 1,40,000. एबीसी लिमिटेड टारगेट एक्सपेंडिचर 20 लाख लगेगा, कंसल्टेंसी फीस हम 1,40,000 लेंगे. फर्दर ये डिसाइड हुआ अगर एबीसी लिमिटेड रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है लोअर देन 20 लाख से कम पे, तो क्लाइंट 80% ऑफ सेविंग्स एंड 20% पे सेविंग पास टू एबीसी एडिशनल फी सब्जेक्ट टू कैपिटल कैप ऑफ 1,80,000. अगर 20 लाख से कम में हमारा पूरा काम हो जाता है, सपोज 18 लाख में हुआ या 19 लाख में हुआ, जितना भी सेव हुआ उसका जो सेविंग हुआ 1 लाख रुपीज का या 2 लाख रुपीज का, उसका 80% कस्टमर के पास जाएगा, 20% उसको एडिशनल फी मिलेगी. इसके साथ 1,40,000, उसके साथ उसको 20% एडिशनल 1 लाख हुआ सेव, 1 लाख का 20% 20,000 उसको एक्स्ट्रा फीस मिलेगी. 1,40,000 प्लस 20,000 1,60,000 उसको टोटल फीस मिलेगी, क्योंकि वो तो एक्सपेंडिचर तो देगा ही देगा सामने वाला, बट फीस जो है 1,40,000 है उसकी, प्लस 20,000 मिलेगी अगर वो कम में काम कर देता है तो. लेकिन टोटल कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 1,80,000. एक और चीज डिसाइड होगा, कंप्लीट द वर्क मोर देन टारगेट, ज्यादा खर्चा करता है अगर 20 लाख से, देन द क्लाइंट वुड बियर 80% ऑफ द एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर अबव एंड एबीसी लिमिटेड वुड बियर रिमेनिंग. अब इसको वही चीज होगा, कम में हो रहा है 20% इसको फीस एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है एक्सपेंडिचर, जो जितना भी ज्यादा उसका 20% इसकी फीस से कटेगा, विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एग्रीड कंसल्टेंसी फी ऑफ 1,40,000 सब्जेक्ट टू मिनिमम. और मिनिमम कितना देंगे, 40,000 तो हम देंगे फिर, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है. इफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर अमाउंटेड टू 19 लाख, व्हाट इज द कॉस्ट सेविंग? हमने टारगेट एक्सपेंडिचर कितना बनाया था 20, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 19, कॉस्ट सेविंग कितनी हुई टोटल 1 लाख रुपीज, 80 1 लाख 1,40,000 20. सिंपल कुछ कैलकुलेशन, कुछ दिमाग मत लगाना ज्यादा. 19 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ एक्चुअल में, टारगेट कितना था 20 लाख, कितना 1 लाख की सेविंग हुई. इफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर अमाउंटेड टू 19 लाख, एबीसी लिमिटेड शेयर, एबीसी लिमिटेड का शेयर कितना हुआ, 1 लाख का सेविंग हुई. यहाँ पे कितना शेयर बोला था उसका एडिशनल 20%, 1 लाख का 20% 20,000, ऑप्शन बी. इफ द एक्सपेंडिचर 19 बट विद एबीसी लिमिटेड टोटल फी, एबीसी लिमिटेड की टोटल फी क्या होगी,
एबीसी लिमिटेड अब अगर 19 लाख टोटल फीस बोला था 1,40,000, ठीक है, लेकिन अगर कम में हो गया तो 20% उसको सेविंग्स उसको मिलेंगी और एडिशनल मिलेगा उसको फीस। अभी हमने देखा कि 1,40,000 तो फीस मिलेगी मिलेगी, और हमने ये देखा कि 20,000 उसका शेयर है सेविंग में, तो 20,000 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना है 1,60,000, तो 1,60,000 ऑप्शन बी। If the actual expenditure 19 but the total cost of the client 7 2 for the project 7 2 for the research work कितना ही कॉस्ट लगेगी टोटल? 19 लाख एक्सपेंडिचर, 19 लाख तो उसको देने ही पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसको साथ में जो उसकी फीस देनी है वो कितनी लगी? 1,60,000, क्योंकि उसने 1,40,000 फीस थी और 20% सेविंग हुई, तो कितना हो गया 19 लाख, सॉरी 19 लाख प्लस 1,60,000, 20,60,000, 20,60,000 ऑप्शन सी। If the actual expenditure amounted to rupees 24 lakh, what is the cost overrun? अगर actual expenditure 24 लाख रुपए का हुआ है तो cost जो ज्यादा लग रही है वो कितना होगा? 3,20,000, 80,000, 4,20,000। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर 24 लाख हुआ, अभी कितने का एक्सपेंडिचर हमने सोचा था 20 लाख का, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गया तो कितना कॉस्ट हमारी एक्स्ट्रा लगी? 4 लाख रुपीज, तो ऑप्शन सी। इफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर अपॉन 24 लाख, बट द क्लाइंट शेयर, क्लाइंट का शेयर कितना रहेगा इसमें? कितना बोला था उसने? अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा लगेगा तो 4 लाख का हमारा कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा, उसका 80%, 3,20,000, ऑप्शन बी। अगर 24 लाख, एबीसी लिमिटेड का कितना कॉस्ट लगेगी इसको, कितना है जो उसको जो 20% है उसको बियर करना पड़ेगा, 4 लाख माइनस 80% है 3,20,000, 80,000 उसको बियर करना पड़ेगा, ऑप्शन बी। अगर टोटल कॉस्ट क्लाइंट की इतना लग रहा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 24, टोटल कॉस्ट कितनी हुई? देखो अब टोटल कॉस्ट उसको एक्सपेंडिचर तो देना पड़ेगा 24 लाख का, ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज देखो कि उसको 1,40,000 रुपीज फीस देनी थी, लेकिन उसने क्या बोला कि अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा लगी तो 20% हम आपकी फीस से कट करेंगे। अब 20 और लेकिन मिनिमम कितना देते हैं 40,000, तो 1,40,000 में इसका फीस कितनी लग रही थी जो सेविंग्स हो, यहाँ पे हम कहते हैं 80,000, 80,000 माइनस करेंगे तो कैप से ज्यादा है 60,000, 60,000 प्लस 24 लाख, 24 लाख ऐड करेंगे, टोटल कितनी कॉस्ट बियर कर देनी है उसको? 24,60,000, 24 लाख, ऑप्शन सी। The pricing arrangement described in the case best represent which type of contract? Fixed plus contract, cost plus incentive based target cost, contract time. Incentive based target cost थी, target based के उसके बेस पर आपको incentive मिलेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which objective is primarily achieved through the proposed pricing methodology? Complete transfer of the risk to the client, guaranteed maximum profit for previously limited, cost efficiency, share incentive, elimination of cost overruns। तो क्या ऑब्जेक्टिव से अचीव हो रहा है? भाई एबीसी लिमिटेड है, मैं क्या बोलूंगा कम से कम में काम हो जाएगा, फीस ज्यादा मिलेगी, तो कम से कम में काम होगी उसका भी। अब मेरे कम से कम में काम हो रहा है तो आगे जो कस्टमर है वो फिर से आएगा कि भाई ये तो काम कम में करके देता है, अच्छा काम करके दे रहा है, तो इससे क्या अचीव हो रहा है? कॉस्ट एफिशिएंसी थ्रू शेयर्ड इंसेंटिव, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, केस स्टडी 45। Bharat Heavy Machinery Limited operates in the automotive component manufacturing industry, specializing in the production of internal combustion engines supplied to passenger car manufacturers. The industry is characterized by high fixed investments, intense price competition, and demand sensitivity to vehicle prices, particularly in the mid-segment car market. OEM, original equipment manufacturers, frequently negotiate prices with components supplied to manage their own cost pressures arising from fuel prices, regulatory norms, and consumer affordability. ठीक है, भारत अभी इसका क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। बेस्ड ऑन द गिवन डिमांड प्राइस इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिमांड प्राइस फंक्शन? कौन सा डिमांड प्राइस फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले P इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू। ए इज द सेलिंग प्राइस एंड क्यू इज द क्वांटिटी एंड बी इज द रिडक्शन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मार्केट इज कंडक्ट बाय BHML एट अ सेलिंग प्राइस 7400 पर इंजन, नो ऑर्डर्स आर रिसीव्ड। 7400 पे कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अच्छा प्राइस ऑफर कर रहे हैं। फॉर एवरी 400 रिडक्शन इन द यूनिट सेलिंग प्राइस बिलो 75 डिमांड इंक्रीजेस बाय 2 इंजन। अगर 400 से हम रिड्यूस कर रहे हैं प्राइस हमारा, तो 2 इंजन से हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, रिफ्लेक्टिंग हाई प्राइस इलास्टिसिटी इन प्रोक्योरमेंट ऑफ डिसीजन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पे डिमांड प्राइस फंक्शन क्या होगा? अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ए कितना हो गया 7400, डिमांड प्राइस फंक्शन 7400। अब यहाँ पे बोल रहे हैं बी,
बी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 400 एक प्राइस पे 2 यूनिट्स पे वो कर रहे हैं, 2 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा अगर 400 प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं, तो 1 यूनिट पे कितना प्राइस रिड्यूस हो गया, 400 डिवाइड बाई 2, 200 रुपीज। तो 200 क्यू इज दी क्वांटिटी, तो 7400 माइनस 200 क्यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टिव मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन बहुत था, भी इलेक्ट्रॉनिक मार्जिनल रेवेन्यू की जो इक्वेशन होती है दैट इज ए माइनस 2b क्यू, दैट इज 2। अब 2 यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन निकाली, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7400 माइनस 400 क्यू, 200 इंटू 2 कितना हो गया 400, 7400 माइनस 400 क्यू मार्जिनल रेवेन्यू का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एट वट लेवल ऑफ आउटपुट इन द यूनिट्स प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड, अब किस यूनिट्स पे हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज्ड होगा। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम आर इक्वल्स टू एम सी। जब मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, वहां पे मैक्सिमाइज्ड होगा। अब हमारे एम आर की इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे बोल रहा है कि क्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 4200 पर इंजन, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी 4200, और यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, तो दिस इक्वल्स टू 4200। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, a माइनस 2b क्यू, तो 7400 माइनस 400 क्यू इक्वल्स टू 4200, तो 7400 में से माइनस 4200 डिवाइडेड बाय 400, तो क्यू कितना आ गया 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स में हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज्ड होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड बी द यूनिट सेलिंग प्राइस पर इंजन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब हमने ये तो निकाल दिया 8 यूनिट्स पे होगा, अब यूनिट सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। अब सेलिंग प्राइस की हमने इक्वेशन देखी थी, यहाँ पे ए माइनस बी क्यू, और कितना आता है 7400 माइनस 200 इंटू क्यू, तो यूनिट्स प्रॉफिट कितनी मैक्सिमाइज होंगी 8 यूनिट्स पे, तो 200 इंटू 8। अब 7400 में से 1600 माइनस कर दो, तो 5800 यूनिट्स प्रॉफिट सेलिंग प्राइस होगा, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The fact that demand increased by 2 units for every 400 rupees reduction in price indicates that अगर 2 यूनिट से डिमांड बढ़ रही है तो 400 रुपये कम हो रहे हैं, तो क्या दिखा रहा है, यूनिट्स कम प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अगर सॉरी प्राइस कम कर रहे हैं तो यूनिट्स हमारी डिमांड बढ़ रही है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी, तो प्राइस क्या है, प्राइस इलास्टिक विद द रेलिवेंट रेज, डिमांड इज प्राइस विद द रेलिवेंट रेट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Let's study case study 46. Sigma Manufacturing Limited operates in a highly competitive, volume-driven environment where equipment reliability, process efficiency, and quality consistency are critical for sustaining margins and meeting customer delivery commitments. Machinery this deployed on a continuous production line operates a 9 hour shift पे चलता है, ठीक है। During the shift, workers are entitled C short breaks 10 minutes and meal break 45 minutes. तो total planned down time कितना हो गया, planned इतना है 75 minutes का रहता ही है। In addition, the machine experience unplanned equipment downtime 30 minutes का unplanned रहता है, reflecting normal reliability challenges faced in heavy manufacturing operations. Under standard operating conditions, the machine is designed to produce 30 parts per minute. During the shift, total output कितना जाएगा 12,240, out of which 240 units reject हो जाती है। अब ये क्या कर रहे हैं, रिजेक्शन हो रहा है, तो ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, जिससे ये लोग जो माइनर एफिशिएंसी अनप्लान डाउन टाइम है उसको इंप्रूव कर पाए। द प्लान प्रोडक्शन टाइम नेट अवेलेबल टाइम फॉर द शिफ्ट इज, कितना प्लान प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल होगा, देखो कितना अराउंड है 9 आवर्स, तो 9 × 60 टोटल 540 मिनट्स है इनके पास, उसमें से प्लान्ड कितना डाउन टाइम है 75, तो टोटल आवर्स कितने अवेलेबल है इनके, प्लान प्रोडक्शन टाइम कितना है, प्लान्ड है दिस 30 मिनट्स माइनस नहीं करेंगे क्योंकि दिस अनप्लान्ड, प्लान्ड कितना है 465 मिनट्स, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following best represents the availability loss in the given scenario? अवेलेबिलिटी जो लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अवेलेबल कितना है 465, लेकिन जो इसका 30 मिनट्स का टाइम है उस टाइम पे तो वर्कर्स अवेलेबल हैं लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं चलता, दैट इज द इक्विपमेंट डाउन टाइम, ऑप्शन सी। द अवेलेबिलिटी रेट ऑफ द इक्विपमेंट इज, अवेलेबिलिटी जो रेट है इक्विपमेंट का वो कितना है। अब इसमें से हम कितना रहते हैं 30, इतना ये
अवेलेबल रेट है इक्विपमेंट का, और वो वर्कर्स कितना अवेलेबल है 465, तो कितना अवेलेबल रेट हो गया इक्विपमेंट का 93.55%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द परफॉर्मेंस रेट प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स लॉस ड्यू टू, जो परफॉर्मेंस रेट है ये प्राइमरली क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्लान डाउन टाइम, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, ऑपरेटिंग बिलो आइडियल स्पीड, डिफेक्टिव प्रोडक्शन। जो ऑपरेटिंग इसका कितना होना चाहिए 465 मिनट्स पे रहना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन ये कितना हो रहा है 430 मिनट्स पे कम पे चलता है। ऑपरेटिंग आइडियल स्पीड जितना उससे कम पे ये ऑपरेट हो रहा है, तो ऑपरेटिंग बिलो आइडियल स्पीड, ऑप्शन सी। द परफॉर्मेंस रेट इन द गिवन डाटा, परफॉर्मेंस रेट कितना हुआ अब इसका एक चीज बताओ, परफॉर्मेंस रेट आप कैसे निकालोगे इसमें, अब कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग 12,240, मशीन अवेलेबल कितनी है 435। अब उसमें देखो कि प्रोड्यूस कितना करे 12,240, अब ये कह रहा है कि 30 मिनट्स में, 1 मिनट में 30 पार्ट्स निकल रहे हैं, तो 12,240 कितने मिनट्स में निकल रहे होंगे 408 मिनट्स में निकल रहे हैं, और एक्चुअली में जो मशीन अवेलेबल है वो कितनी है 435, तो 435 का परफॉर्मेंस रेट कितना हो गया 93.79%। तो मतलब ये कितना परफॉर्म कर पा रही है 93.79%। क्वालिटी रेट ऑफ द प्रोसेस, अब ये मशीन प्रोड्यूस कितना कर रही है 408 मिनट्स में 12,240, लेकिन आउट ऑफ विच 240 यूनिट्स रिजेक्ट हो रही है ड्यू टू क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज। अब क्वालिटी कितनी रिजेक्ट हो रही है 240 यूनिट्स डिवाइड बाय 30, तो कितना 8 मिनट्स इसके वेस्ट हो रहे हैं। अब 8 मिनट्स इसके वेस्ट हो रहे हैं, तो एक्चुअली में कितना प्रोड्यूस कर पा रही है, जो क्वालिटी निकाल रही है 400, और कितने मिनट्स में निकाल रही है 408 मिनट्स में यूज कर रही है, तो कितना इसका रेशियो आ गया 98%, मतलब जो क्वालिटी निकल रही है वो 98% निकल रही है। क्वालिटी रेट ऑफ द प्रोसेस इज 98.04%। अब ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कैसे निकालते हैं, अवेलेबल कितना है, परफॉर्मेंस रेट कितना है, इनटू क्वालिटी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे रेशियोज को, आपका ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आ जाएगा। अवेलेबल कितना था यहाँ पे हमारे पास 93.55 इंटू 93.55%, 93.1 मिनट 93 व्हाट हैपन यार 93.55, परफॉर्मेंस कितना आया यहाँ पे 93.79 इंटू क्वालिटी रेट कितना आया हमारे पे 98.04, तो डिवाइडेड बाय 100, 100, तो कितना आ गया यहाँ पे 86.02%, तो 86.0, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओवरऑल इक्विपमेंट कितना इफेक्टिव कर रहा है, क्वालिटी तो अच्छी है यहाँ पे, लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस है एंड जो अवेलेबल टाइम है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। द लॉस 8 मिनट्स और लॉस ऑपरेटिंग टाइम एस्ट्रीब्यूटेबल, लॉस 8 मिनट्स किसकी वजह से हो रहा है, क्वालिटी की वजह से हो रहा है, तो किसमें जाएगा ये क्वालिटी डिफेक्ट लॉस में, ऑप्शन सी। डिस्पाइट अ हाई क्वालिटी रेट 98.04, द ओई लिमिटेड 86%, मेनली ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, डाउन टाइम हो रहा है एक तो, और स्पीड लॉस हो रहा है। स्पीड लॉस किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे देखो 12,240 यूनिट्स 408 मिनट्स यूज कर रही है, जबकि यूज कितना करना चाहिए उसको 435 मिनट्स, तो यहाँ पे कितना किसकी वजह से हो रहा है, डाउन टाइम की वजह से और स्पीड लॉस की वजह से, ऑप्शन सी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डाउन टाइम एंड स्पीड लॉसेस। फ्रॉम अ टीपीएम एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट परस्पेक्टिव द मोस्ट appropriate priority area for management intervention is, टीपीएम और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा भाई, आपका क्या करेगा कि आप जो परफॉर्मेंस है वो पूरा यूज करे, इसकी स्पीड अच्छी हो और इक्विपमेंट सही से वर्क करते रहे और क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करे, रिड्यूसिंग ब्लाइंड ब्रेक्स, एलिमिनेटिंग रिजेक्टेड यूनिट्स, इंप्रूविंग इक्विपमेंट रिलायबिलिटी एंड ऑपरेटिंग स्पीड, रिलाइजिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट। ये भी सही है ऑप्शन, एलिमिनेटिंग रिजेक्टेड यूनिट्स, लेकिन इसमें क्या है, अगर इंप्रूव करेंगे इक्विपमेंट तो हमारी जो क्वालिटी है क्वालिटी इंप्रूव होगी और स्पीड इंप्रूव होगी, तो हम ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो ऑप्शन सी इज दी बेस्ट आंसर।